नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मिडिल ईस्ट में जारी घमासान के बीच एक अच्छी खबर आई है। ये गुड न्यूज है दुनिया के लिए और इस गुड न्यूज ने दुनिया में अमन की उम्मीद जगाई है। इस खबर ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया को राहत दी है और ये खबर है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए संघर्ष विराम की। दोनों अगले 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम के लिए राजी हो गए हैं और इसके बाद दोनों तरफ से धीरे धीरे इस समझौते से जुड़ी बातों का पालन किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि गाजा पर भी हमास और इजराइल के बीच क्या समझौता हो सकता है। उम्मीद ये भी लगने लगी है कि लंबे वक्त से जंग लड़ रहे यूक्रेन और रूस भी क्या समझौते की टेबल पर आ सकते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा वैश्विक मंच से बातचीत करने की सलाह देते आए हैं। ऐसे में अब शांति की उम्मीद तो जगी है, लेकिन कई सवाल भी हैं। क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ समझौता टिकेगा? क्या ये समझौता दोनों के लिए जरूरी था या फिर मजबूरी? आज हम इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द अपनी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले कई दिनों तक जिस जमीन पर बम बरसते रहे, जाने जाती रही, शहर शहर मलबे में बदल गए। सबसे बड़े शांति समझौते के बाद लेबनान की उस धरती पर जश्न की नई सुबह है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लोगों के चेहरों पर बम और बारूद के गुबार के थम जाने की राहत है। लोग अब घरों को लौटने लगे हैं और इस शांति समझौते को इंसानियत की जीत मान रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये शांति समझौता कतई आसान नहीं था, लेकिन यूएन के दखल और अमेरिका और फ्रांस की पहल की वजह से ये शांति समझौता अपने मुकाम तक पहुंच पाया है। लेकिन इस शांति तक पहुंचते पहुंचते लेबनान में 3000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और 10 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। हालात और ज्यादा बिगड़ते उससे पहले ही शांति की पहल हुई और बात बन गई। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ये समझौता 60 दिनों के लिए है। इस दौरान हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर अपने लड़ाकों को वापस बुलाना है, जबकि इजरायली सैनिकों को पूरी तरह से लेबनानी क्षेत्र से पीछे हटना है। समझौते के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की जगह लेबनान की सेना की तैनाती होनी है। सीज फायर का कोई उल्लंघन न करे, इसकी निगरानी अमेरिका खुद कर रहा है। इस शांति समझौते में ये भी कहा गया है कि अगर हिजबुल्लाह ने समझौता तोड़ा तो इजराइल आत्मरक्षा के नाम पर फिर से उसे निशाना बनाएगा। फिलहाल इस शांति समझौते को इजराइल अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। हालांकि इजराइल में ऐसे लोग भी हैं जो इस सीज फायर को नेतन्याहू की बड़ी गलती बता रहे हैं, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना ये है कि समझौता इजराइल के पक्ष में है, क्योंकि इससे इजराइल को हमास के खिलाफ अभियान पर फोकस करने के लिए वक्त मिलेगा। इजराइल की जो फौज लेबनान में व्यस्त थी उसे आराम मिलेगा और इजराइल अब ईरान को लेकर अपनी आगे की रणनीति बना सकेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए शांति समझौते के बाद अब हमास दबाव में है। जो हमास अब तक हिजबुल्लाह की शह पर दम भर रहा था वो अलग थलग पड़ गया है। खबर है कि हमास ने भी अब इजराइल से समझौते की कोशिशें तेज कर दी हैं और इस काम के लिए इजिप्ट, कतर और तुर्की से संपर्क किया है। हमास चाहता है कि 100 इजरायली बंधकों के बदले इजराइल उनके 1000 लड़ाकों को छोड़े, लेकिन ये सौदा फिलहाल इजराइल को मंजूर नहीं है। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए समझौते ने दुनिया को शांति की आस दिलाई है। कहा जा रहा है कि आज नहीं तो कल हमास को भी शांति की मेज पर आना ही पड़ेगा। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध थमने की उम्मीद बढ़ी है। जाहिर है विश्व बिरादरी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए शांति समझौते को एक शुभ संकेत मान रही है। कहा जा रहा है कि जब हिजबुल्लाह और इजराइल हथियार रखने को राजी हो सकते हैं तो फिर हमास क्यों नहीं। लेकिन कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि ये शांति कुछ महीनों की ही है, क्योंकि न तो हिजबुल्लाह इजराइल से अपनी दुश्मनी भूला है और न ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को माफ किया है। हमास और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने का आक्रोश अभी भी दोनों संगठनों में पल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चौदह महीने से ये संघर्ष चला आ रहा था, लेकिन अब हुआ है युद्ध विराम और 27 नवंबर से ये लागू माना जा रहा है। इसीलिए
जानकार पूछ रहे हैं कि संघर्ष विराम ये जरूरी था या फिर मजबूरी। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर ये समझौता इजराइल या फिर हिजबुल्लाह किसकी जीत है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरफ से जीत को लेकर बात कह रहे हैं। ऐसे में अब क्या गाजा में भी संघर्ष विराम की उम्मीद है, ये भी सवाल अब उठ रहा है। आखिर कैसे संघर्ष विराम के लिए राजी हो गया हिजबुल्लाह, और सबसे बड़ी बात है कि क्या ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका तो नहीं है। हालांकि ईरान ने इसका स्वागत जरूर किया है, और इस संघर्ष विराम की सफलता की गुंजाइश कितनी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये कितने दिन तक संघर्ष विराम चलेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूं। हमारे साथ हैं बेनी बेंजामिन, फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर हैं। हमारे साथ एम्बेसडर अचल मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं, फॉर्मर डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन। हमारे साथ रॉबिन सचदेव हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल संजय सोई साहब मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन शुरुआत बेनी जी आप ही से करते हुए ये बताइए कि कितनी बड़ी ये गुड न्यूज दुनिया के लिए या मिडिल ईस्ट के लिए मानी जाए। सबसे पहले ये गुड न्यूज हमारे लिए है। हम लोग मोर देन 13 मंथ्स, हम लोग 13 महीने लड़ रहे हैं गाजा में, और अभी 2 महीने हो गए हम लोग हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह तो बॉम्बिंग कर रहा था हम लोग एक्चुअली 10 महीने तक हम लोग को बॉम्बिंग कर रहा था हर एक रोज, और हम लोग उसको वापस बॉम्बिंग कर रहे थे, बट इट वाज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चालू हो गया जब हम लोग ने बीपर के चालू किया, और फिर बाद में कुछ उन लोग के लीडर्स को मारा। उसके बाद उन लोग को थोड़ा सा समझौता की याद आ गई, और अभी ये समझौता हो गया तो इट इज गुड फॉर अस। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज यू नो वी आर स्मॉल आर्मी, वी आर स्मॉल थिंग्स, वी आर नॉट अ बिग कंट्री लाइक इंडिया और एनी अदर कंट्रीज, and we don't want wars, you know, and actually Lebanese also are, they don't want wars. So this people who are Iranians, जो ईरानी के जो इधर ठेका देके बैठे हैं, उनको तो थोड़ा चुप करना था, और इजराइल ने कर दिया, एंड आई थिंक इट इज गुड। हम लोग के लिए अच्छा है, उन लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, और अभी 60 दिन में क्या होएगा वो सच मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेसडर अचल आपके पास आते हुए सवाल ये भी उठ रहा है कि ये संघर्ष विराम कितना चलेगा, ये जरूरी था या फिर मजबूरी था? देखिए, जरूरी भी था और मजबूरी भी था। जरूरी इसलिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं तो खाली लेबनान का अगर लेके चलते हैं तो पिछले 14 महीने में आपने देखा करीब 3,500 लोग मारे गए, उसके अलावा 12 लाख लोग घर से बेघर हो गए। तो जिस तरह से ये लड़ाई चली जा रही थी, कहीं ना कहीं तो इसको रुकना था। अब सवाल ये कि मजबूरी, ये तो जरूरी है ही। मजबूरी में इजराइल ने इजराइल की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, उसकी मजबूरी ये थी कि उसके लिए ये जरूरी हो गया था कि उसे 3 फ्रंट पे अपनी वॉर छोड़ रखी थी, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, और उधर से ईरान का जो है खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा था। संकेत ऐसे आ रहे थे कि ईरान इजराइल का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा। तो इजराइल के लिए भी ये जरूरी था कि वो समय चाहिए उसको अपना लेबनान और हिजबुल्लाह से फोकस हटा के ईरान पे फोकस करे और हमास पे फोकस करे। और नेतन्याहू ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि उन्हें थोड़ा लॉजिस्टिक्स का भी प्रॉब्लम आ रहा था। उन्हें वक्त चाहिए जो अपनी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए। तो आप कहिए कि ज़रूरी तो था ही, लेकिन मजबूरी भी था। अब हिजबुल्लाह, आपने पूछा है चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि 3 क्लियर विनर्स हैं इसमें। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि जो बाइडेन का जो पूरा कैरियर ग्राफ अगर आप देखते हैं तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि उनकी लेगेसी में वो जाते वक्त सब खुश हो सके। आप अफगानिस्तान से लेकर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी वो रशिया को कमजोर नहीं कर पाए, सैंक्शंस ने काम नहीं किया। अफगानिस्तान से उन्हें बहुत ही ह्यूमिलेटिंग तरीके से बाहर निकलना पड़ा। अब इस वॉर में अगर कम से कम वो एक क्रेडिट लेके जाते कि उन्होंने एक फ्रंट पे वॉर रुकवाई, तो शायद ये उनके पॉइंट ऑफ से विनिंग पॉइंट है। लेबनान की जो गवर्नमेंट है, जो कमजोर गवर्नमेंट है, जिसका हिजबुल्लाह के ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं है, पर्टिकुलरली सदर लेबनान में, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो इस टेरिटरी में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकती है। पूरी ऑल ओवर लेबनान फिर उनकी प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है।
अब सवाल ये आता है कि क्या हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो चुका है इस लड़ाई के दौरान, वो उसको किस हद तक कॉन्फिडेंस में लिया गया है। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए तो ये सीज फायर एग्रीमेंट इजराइल और लेबनान के बीच में हुआ है। टेक्निकली लेबनान ही गवर्नमेंट है वहां की जी। और हिजबुल्लाह टू इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट एट द सेम टाइम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भी है। तो हिजबुल्लाह ने कितनी सहमति दी है, क्या उसके लिए भी ये मजबूरी थी कि मैं पीछे हटूं, थोड़ा रीग्रुप करूं और इंतजार करूं इस बात का। जी जी जी। और कुल मिलाकर अमेरिका, लेबनान और इजराइल ये तीन क्लियर विनर हैं। हिजबुल्लाह क्लियर लूजर है। थोड़ा सा सेटबैक ईरान के लिए भी है और इसका आने वाले वक्त में हमास की रेजिस्टेंस पे भी असर पड़ेगा। ठीक है। तो वहां से हमें अच्छी खबर आ सकती है अगर वो समझौता हो जाता है जी। और वो जो बंधक बना रखे हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल, तो फिर पूरे रीजनल स्टेबिलिटी और शांति के बारे में बात करेंगे। बट कितना चलेगा ये देखने वाली बात होगी। रोबिन जी अब आपके पास आते हुए बहुत अच्छे से अचल जी ने समझाया, आप यहीं से बात को सर आगे बढ़ाइएगा। दो सवाल सर आपसे। पहला सवाल तो ये कि मिडिल ईस्ट में क्या इससे शांति की उम्मीदें बढ़ेंगी। दूसरा सवाल सीधे हमास पर आता है, हिजबुल्लाह के साथ समझौता, हमास पर क्या प्रेशर बढ़ेगा ऐसे में, जबकि ईरान इसका स्वागत कर रहा है इस सीजफायर का। थैंक यू सो मच नवजोत जी। मेरे विचार से ओवरऑल हमें टाइम के हिसाब से दो फेजेस में बांट लेना चाहिए आने वाले इमीडिएट फ्यूचर को। एक वक्त है अभी से लेके 20 जनवरी तक जब तक बाइडन है सत्ता में, और एक वक्त होगा फिर 20 जनवरी के बाद जब ट्रंप आएंगे। तो अभी से लेके 20 जनवरी तक जो होगा वो एक फेज मानिए, और जब ट्रंप आएंगे उसके बाद क्या होगा वो अलग होगा। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि क्या हम इसे माने मिडिल ईस्ट में पीस की तरह, हो सकता है यस, एक छोटा तो कम से कम स्टेप है कि कम से कम एक वॉर तो रुकी, छोटी या जैसी भी जंग, राइट। अब बाइडन के समय कितनी रुकती है, और जब ट्रंप आते हैं और ट्रंप किस हिसाब से डील करते हैं इस इलाके में, उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मेरे विचार से हिजबुल्लाह चाहे आज मिलिट्री रूप से खत्म हो गया, पर वो विचारधारा, वो सपोर्ट, वो सारा कुछ है। कुछ समय बाद अगर अभी रुक भी जाते हैं 4 साल 5 साल 10 साल बाद, फिर ये उभरेगी बात। सिमिलरली नाउ कमिंग टू हमास, हमास भी बहुत हद तक डिग्रेड हो गया है। बट एट द सेम टाइम जैसे एम्बेसडर मल्होत्रा कह रहे हैं, नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में जस्टिफाई कैसे करा अपनी अवाम को, ये कहते हुए कि हम हमास पे वापस फोकस करेंगे और ईरान पर। दैट मीन्स हमास अभी गाजा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, बट हमास एलिमिनेट नहीं हुआ और ना ही वो हो सकता है, राइट। वो सबड्यू कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, पर वो आगे निकलेगा। तो डिपेंड करेगा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में चीजें कैसी जाती हैं। बट मैं 2 पॉइंट्स रखना चाहता हूं जो अभी बात हो रही थी कि इन्होंने डील करी क्यों। जैसे एम्बेसडर ही बता रहे हैं, इससे पहले वाले हमारे कोलीग जो एक्स मेंबर है बता रहे हैं, दोनों के लिए डोमेस्टिक रीजन थे, नेतन्याहू के लिए भी और हिजबुल्लाह के भी। नेतन्याहू के जो डोमेस्टिक रीजंस थे 3 तो उसने अपनी ऑफिशियल स्पीच में कह दिए। ओके, सबसे बड़ा उसने कहा कि हमें ईरान पे फोकस करना और हमास पे फोकस करना है, इसलिए हम यहां वॉर रोक रहे हैं, राइट, दैट इज वन। दूसरा उसने खुद कहा कि इजराइल की आर्मी को कुछ रेस्ट चाहिए, क्योंकि इनके जो रिजर्विस्ट लिए जा रहे हैं ना बार बार, वो लोग भी थक चुके हैं, इजरायली सोल्जर्स। सोसाइटी अलग थकी है, बात अलग है, बट सोल्जर्स, हमें उनको रेस्ट करना है, रिकूप करना है। और एक बहुत बड़ा रीजन इजराइल के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का यह है कि बहुत बड़ी डिमांड चल रही है कि इजराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो हैं वो मिलिट्री सर्विस में नहीं जाते, उनको एग्जेम्पशन है। अब जब इतनी बड़ी वॉर चल रही है और वो लोग वॉर पे नहीं जा रहे हैं, इसके चलते इजराइल की पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह से बटी हुई है। राइट की जो पार्टीज हैं वो कहती है नहीं, इन्हें तो कभी भी वॉर पे नहीं जाना चाहिए, तो तोरा ही पड़ते रहे अपनी। पर आम इजरायली मेजोरिटी ये कह रहे हैं भाई जब देश पे संकट आए तो ये लोग क्यों नहीं जाते वॉर पे। बिल्कुल। तो नेतन्याहू ने क्या इसको डील करा, उसने ये दिखा करके भी देखो अब हिजबुल्लाह की वॉर तो रुक गई, तो हमारी आर्मी को एडिशनल सोल्जर्स की शायद जरूरत कम है, तो इसलिए वो इसको डिले कर देगा कि हमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस को आर्मी में लाना है। क्योंकि अगर वॉर चलती जा रही इसी तरह से तीनों फ्रंट पे तैयारी करनी है तो आपको और सोल्जर्स चाहिए, तो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को भी लाना पड़ता। परंतु अब क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ शांति हो गई है कहने को, तो नेतन्याहू के पास पॉलिटिकल स्पेस ये है, अपनी पार्टी बाकियों से कहेगा देखो
अभी जरूरत नहीं, तो ठीक है, जो राइट वाले हैं उनकी बात हम मान लेते हैं। बिल्कुल, यानी देश के अंदर से भी जो प्रेशर उठ रहा था उसको भी कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश यहां पर है। सर मैं लौटती हूं, आपने 20 जनवरी की बात कही कि पहले और बाद में, उसको थोड़ा और आगे हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ट्रंप के आने के बाद क्या कुछ सिचुएशन चेंज होंगी। लेकिन उससे पहले संजय सोई साहब आपसे एक सवाल, अब सब पहलुओं पर हमने यहां चर्चा की, लेकिन ईरान का इस समझौते को लेकर स्वागत करना ये क्या दिखाता है? क्योंकि ये तो हम सभी, ये तो पूरी दुनिया जानती है, प्रॉक्सीज तो उसी की हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप ठीक कह रही हैं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा नवजोत जी, जो आपने शो शुरू किया था कि गुड न्यूज है, हाँ, तो गुड न्यूज तो है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो टेम्परेरी है, 2 महीने के लिए, हो सकता है आदत पड़ जाए तो लंबे समय तक चले। और खास तौर से जैसा भी आपने एक सवाल उठाया, ईरान ने जो सपोर्ट किया, ये वाकई में ईरान का सपोर्ट, कई बार मैं भी हैरान हुआ था कि ईरान क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इस समय जो हालात है उसके ऊपर शायद कई जगह से प्रेशर डाला गया। अमेरिका ने इनडायरेक्ट प्रेशर शायद डलवाया होगा, चाइना के द्वारा, कतार के द्वारा, या जो मिडिल ईस्ट के और देश है उनके द्वारा प्रेशर डलवाया गया कहीं ना कहीं से, क्योंकि जो सिचुएशन इस समय में थी वहां पर इजराइल, जैसा कि बाकी स्पीकर ने भी बताया कि इजराइल इस समय में 7 अक्टूबर के बाद से लगातार लड़ाई में है। वहां की सेना, हालांकि जज्बा है, लेकिन तब से लगातार एक जंग में बने रहना एक बहुत बड़ा एक टायरिंग फैक्टर हो जाता है, जो कि नेतन्याहू ने भी बोला है। साथ साथ उनके लॉजिस्टिक का भी इश्यूज आ जाता है, रिप्लेनिशमेंट का इशू आ जाता है। और ईरान ने भी जब सपोर्ट करते समय कंडीशनल सपोर्ट किया, उसने कहा है कि अगर, जैसे इजराइल ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह कुछ करेगा तो हम बदला लेने का हक रखते हैं, यही बात ईरान ने भी कही है कि हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर इजराइल इसमें कुछ ना कुछ इसको तोड़ता है तो हम उसके रेस्पॉन्ड करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो ये बात देखते हुए जो ईरान का शायद यहां मजबूरी भी है, और या वो फिर टाइम बाई कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो काफी टॉप लीडर मारे गए हैं और एक तरह से उनकी काफी लॉजिस्टिक नुकसान भी काफी हुआ है, तो वो भी सोच रहे हैं कि कुछ समय मिले रीग्रुप करने के लिए, नई लीडरशिप को तैयार करने के लिए। और दूसरी तरफ इजराइल भी, यानी कि दोनों पक्षी शायद ये सोच रहे हैं कि कुछ समय मिले ताकि दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये परमानेंट कितने दिन रहेगा ये भी सोचने वाली बात है। जैसे एम्बेसडर अचल ने बताया था, दोनों टीमें पीछे हटेंगी, हिजबुल्लाह पीछे हटेगा, लेकिन क्या लेबनान की सेना में इतनी शक्ति है? क्योंकि आज अगर कुछ भी गवर्न कर रहा है लेबनान में, तो वो ताकत जो चलती है, जिसको सिक्के चलते हैं, वो हिजबुल्लाह के सिक्के चल रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, चाहे सेना हो या सरकार हो, दोनों जगह। बिल्कुल। अब देखिए वहां पे एक मिक्स है, वहां पर राष्ट्रपति कैथोलिक क्रिश्चियन है, प्रधानमंत्री सुन्नी होता है और संसद का मुखिया शिया होता है, लेकिन जो ताकत जो है वो आज की तारीख में हम सब जानते हैं। तभी हिजबुल्लाह वहां पे हर जगह से ऑपरेट कर पा रहा था, फायर कर पा रहा था, जगह जगह उन्होंने अपने हेडक्वार्टर बनाए हुए थे, हथियारों के जखीरे बनाए हुए थे। ये सब देखते हुए क्यों नहीं अभी तक लेबनान की सेना कुछ कर रही थी, क्यों नहीं उनको रोक पा रहे थे? सक्षम ही नहीं है वो। तो यहां पर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी को शायद इनको काफी सपोर्ट देनी पड़ेगी। लेबनान ने भी कहा कि हमारे पास इतना पैसा और इतनी सेना नहीं है, हथियार नहीं है कि हम ये 10,000 ट्रुप के साथ पूरे इलाके को गार्ड कर सके। हाँ। तो शायद वो यूएन के ट्रुप्स लगे, बाकी मिक्स ट्रुप्स लगे, तभी इस बफर जोन को शायद कुछ ना कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। एक बार बेनी जी अब आपके पास आते हुए देखिए, एक फ्रंट से सीज फायर कर लेना, यानी कि हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ सीज फायर कर लेना, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन सर जब हम दूसरा फ्रंट बात करते हैं, जिसके बारे में हम बार बार कह रहे हैं कि क्या हमास पर प्रेशर बढ़ेगा, पर हम ये भी बिल्कुल ना भूलें कि हिजबुल्लाह की सपोर्ट हमास को भी है। तो ऐसे में ये चैलेंज क्या खत्म हो गया या और ज्यादा बढ़ गया? क्योंकि अगर हिजबुल्लाह यहां से हटेगा तो जाहिर सी बात है कि हमास की ताकत बढ़ाने की कोशिश उधर करेगा। नहीं, पहले हिजबुल्लाह ने बोला था कि हम लोग ये वॉर एंड नहीं करेंगे इफ देयर इज नो सोल्यूशन हमास। अभी उन लोग को दे डोंट हैव अ चॉइस, उन लोग को चॉइस ही नहीं रह गया। हम लोग, बिकॉज इजराइल ने जो कुछ किया उधर, उन लोग को चॉइस बिल्कुल नहीं रह गया। जैसे आपने संजय जी बोले, उन लोग को चॉइस ही नहीं है। जो लेबनान गवर्नमेंट है, उन्होंने हिजबुल्लाह को आके बोला, भाई वी मस्ट हैव सोल्यूशन, अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय द होल लेबनान, एंड इट वाज नॉट फार फ्रॉम इट। एंड वी नो दैट वी डोंट वांट दैट पीपल विल सफर। जो अपने लेबनानीज है उनको सफर नहीं करना है, हम लोग को मालूम है ये बात, बिकॉज उन लोग को बिल्कुल वॉर नहीं मांगते इजराइल के साथ, और इजरायली को भी नहीं मांगते। हमारे 100,000 पीपल दे आर आउट ऑफ द हाउसेज, दे आर सपोज टू कम बैक।
and that was the promise of Bibi Netanyahu to bring them back. That also there is no solution yet because the people are not willing. हम लोग वापस आने को चाहते ही नहीं बिल्कुल, because we know जो हिजबुल्लाह जो है वो कभी ना कुछ करके घुसेगा उधर और कुछ ना कुछ तमाशा चालू करेगा. तो we know that, and we know that Lebanese army will not do enough to stop it because they don't have power as the people said. So what we need to do is, first of all, we must take care of ourselves. That's why we have 60 days. Second thing, I know that we are testing American army and French army to do some solutions. If they will not do the solution, then we will come back and, we will not have enough time. बैनी जी, ये सॉरी आपको रोक रही हूँ सर, बीच में एक सवाल बस इसका जवाब दीजिए. हम जब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमास अकेले पड़ चुका है, क्या ये माना जाए कि अब हमास वाकई अकेले पड़ चुका है, प्रेशर बन रहा है उसके ऊपर? क्या कोई सपोर्ट अब उसको आगे हिजबुल्लाह देने लायक नहीं बचेगा? हमास अकेला ही है. बिटवीन हमास एंड हिजबुल्लाह देयर इज अ बिग डिफरेंस. मे बी they were getting some aid from these people from Iran or anybody, but everything is stopped today. जो इजराइल ने सब कवर किया है उन लोगों को. Hamas is not so easy to operate today for them, but still they have 101 people. That only stops us to finish the matter. Otherwise हम लोग कभी खत्म कर देते उनको. But the problem is not that. Problem is 101 hostages that we have, and that is our main aim to bring them back. And I think it will be a solution, as Trump also said. When he will come on the seat on the 20th of January, he will try and make two-state solution, and I agree with that. No problem. बिल्कुल. आज हम बात कर रहे हैं इस दिन की सबसे बड़ी गुड न्यूज की जो आई है इजराइल और हिजबुल्लाह के सीज फायर को लेकर, और कहा यह भी जा रहा है कि क्या टल गया विश्व युद्ध, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी चल रही थी. जितना अनरेस्ट मिडिल ईस्ट में था उससे कहीं ना कहीं आशंका इसको लेकर भी थी. रोबिन जी, आपके पास आते हुए देखिए, आशंकाएं तो ये भी थी कि जिस तरीके से अनरेस्ट है, क्या विश्व युद्ध हो सकता है. अनरेस्ट रूस और यूक्रेन के बीच में भी चल रहा है. लेकिन यहां पर सर सबसे बड़ा सवाल ये, जो आपने अपनी बात पहले रखी थी, 20 जनवरी का इंतजार करना होगा, पहले और बाद में. पहले की आशंका और खबरें हम कहीं ना कहीं देख ही रहे, लेकिन बाद में क्या हो सकता है? ट्रंप के आने के बाद क्या इक्वेशंस बदलेंगे मिडिल ईस्ट की? ट्रंप के आने के बाद सबसे अहम जो चीज होगी मेरे ख्याल से, और जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, देखिए इजराइल का ऑब्जेक्टिव ठीक है, हमास को निपटा दो, उन्होंने अक्टूबर 7 किया, परंतु उससे पहले भी इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, और उसको उसने प्रॉमिस किया कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा या नहीं बनने दूंगा. राइट. तो ये जो चल रही है सारी मिडिल ईस्ट में इंटरप्ले, ये अल्टीमेटली पिनिकल एक वहां जाके रुकता है ईरान पे, अकॉर्डिंग टू इजराइल. राइट. कि न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, हमें खत्म कर देगा, और वो कहता है ये तो ऑक्टोपस है, जैसे ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती है ना, तो हमस, हूती, हिजबुल्लाह, इराक में ग्रुप, सीरिया में ऐसी बाहें हैं, पर जो सर है वो ईरान है. तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है ईरान का न्यूक्लियर वेपन को रोकना, ध्वस्त करना. 1. सेकेंड, ट्रंप जब आएगा, अब डिपेंड करेगा ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके ट्रंप कैसे नेगोशिएट करते हैं. अगर ट्रंप और ईरान, यूएस और ईरान और यूरोप के साथ नेगोशिएट हो गया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया जाएगा, वो वेपन ग्रेड की तरफ नहीं जाएगा, इत्यादि इत्यादि, तो एक पॉज हो सकता है. बट इधर ये इक्वल पॉसिबिलिटी भी है कि ये डील इस तरह की ना हो. हालांकि ईरान की गवर्नमेंट इस समय, सारे इंडिकेशन है, वो चाहती है कोई डील करना. प्रेसिडेंट भी इस समय थोड़ा मॉडरेट है, वो चाहते हैं सैंक्शंस हटे, परंतु इजराइल अभी भी यूएस को प्रोवोक कर रहा था, और अगर वो न्यूक्लियर डील नहीं होती बिटवीन ईरान एंड यूरोप एंड वेस्ट, इजराइल प्रोवोक करेगा और अटैक की संभावना इक्वली रहेगी कि इजराइल और ईरान का एक बड़ा क्लैश होगा, उसकी पॉसिबिलिटी रहेगी. बट वो डिपेंड करेगी कि ट्रंप एंड ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो सक्सेसफुल अगर होती है तो वो फिर पॉसिबिलिटी सारी कम हो जाएगी. अगर वो डील नहीं बनती है देन ये चांस डेफिनेटली बढ़त की तरफ ही जाता जाएगा एज फार एज ईरान इज कंसर्न. बिल्कुल. जहां तक हमस की बात है, हमस यस हमास का जो बात हो रही है, यस उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये वो हो गया, बट इजराइल उसको गवर्न कैसे करेगा? और अभी जो बात हो रही थी 2 स्टेट सोल्यूशन, आई डोंट नो 20 तारीख के बाद भी
क्या ट्रंप इस 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ खड़ा होगा? उसने तो इजराइल की एम्बेसी को ईस्ट जेरूसलम में लगवा दिया। सर, इसका मतलब सीधे तौर पर ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अमेरिका ये दिखाने में कामयाब हुआ है कि देखिए हमने युद्ध विराम करवा दिया। ये एक जीत कहीं ना कहीं अमेरिका मैसेज देने में कामयाब हो रहा है अपनी तरफ से। हाँ, नो डेफिनेटली कामयाब तो हो रहा है। अभी तक 20 जनवरी से पहले की इक्वेशन की बात करें, अभी कामयाब हो रहा है, पर याद रखिए डील हुई है, दोनों की अपनी मजबूरी है। इजराइल के बाद हिजबुल्लाह की भी मजबूरी है कि हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर, उसको प्रॉब्लम ये हो गया कि बाकी लेबनान की जनता कहेगी कि तुम हम सबको मरवा रहे हो। हिजबुल्लाह का अपना अपना अस्तित्व विद इन लेबनान उसकी कम हो रही है कि इन्होंने हमें किसी लड़ाई में उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी असर है। बिल्कुल लौटूंगी रुबेन जी, एक बार अचल जी को इंक्लूड कर लो। अचल जी, अब देखिए ये जो संघर्ष विराम हुआ है सर, थोड़ा सा समझाइए उसमें यूएन ये कामयाब हो, इसमें यूएन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, कितना रोल उसका हो सकता है इस संघर्ष विराम को कामयाब बनाने में? देखिए यूएन पर से क्या है, यूएन कोई अलग से तो चीज है नहीं। यूएन इस अल्टीमेटली मेंबर स्टेट्स हैं, और मेंबर स्टेट्स में आप जानते ही हैं 5 मेंबर स्टेट्स हैं जो P5 और जिनके पास एक अलग से पावर है। इस केस में 2 बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हैं जो कि अमेरिका है और फ्रांस है। और लेबनान की गवर्नमेंट मुझे लगता है कि वीकेस्ट लिंक है, इसलिए जो कमेटी बनाई गई है या एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है मॉनिटर करने के लिए सीजफायर और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसमें यूएस और फ्रांस बहुत बड़ा रोल अपनाने वाले हैं। उन दोनों ने प्रॉमिस भी किया है कि वो फंडिंग भी देंगे, मोबिलाइजेशन भी करेंगे, क्योंकि लेबनान की आर्मी के पास या लेबनान की गवर्नमेंट के पास ना वेल विदर नहीं है, इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो वैक्यूम, जो ये एरिया बीच में जोन क्रिएट कर रहे हैं जहां से हिजबुल्लाह पीछे हटेगा और इजराइल इस तरफ को आएगा, हिजबुल्लाह वो लिटानी रिवर के उधर जाएगा और ये जो आपका ब्लू लाइन से इधर आएंगे, और जो बीच में जोन बनेगा उसमें लेबनान की आर्मी आएगी। तो इन सब चीजों के लिए या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेबनान के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे अगेन वो जो जैसे रविंद्र जी कह रहे थे कि पोस्ट बाइडेन फेज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बाइडेन की क्या ट्रंप की क्या कमिटमेंट रहेगी फंडिंग को लेके वहां पे लेबनान की आर्मी को मजबूत बनाने की दिशा में, ताकि ये वहां पे उनका जो है इसको इम्प्लीमेंट करने और मॉनिटर करने में मदद कर सके। तो यूएन बेसिकली, यूएन की सफलता आप ये कह सकते हैं कि जो एक पुराना 2006 में जो रेजोल्यूशन हुआ था जिसमें सीजफायर हुआ था, तो जानकारों का ये मानना है कि ये एग्रीमेंट भी जो है उसमें ये इंश्योर किया गया कि उस रेजोल्यूशन का ये किसी भी तरीके से वायलेशन नहीं हो। ये एग्रीमेंट शुड बी इन लाइन विद जो यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन का रोल हम सभी जानते हैं कि यूएन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसी एरिया में यूनाइटेड नेशंस जो है मुझे लगता है कि ज्यादातर फेल हुआ है। कुछ उसके पास ऐसा है नहीं कहने के लिए कि ये यूनाइटेड नेशंस की वजह से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशंस कोई एब्स्ट्रैक्ट बॉडी नहीं है। यूनाइटेड नेशन में अल्टीमेटली यही प्लेयर्स हैं, बिल्कुल, और जो उनकी पॉलिसीज हैं वही प्रिवेल करती है। अगर किसी की 4 लोगों, अगर सबकी सहमति हो भी जाती है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक वोट सिर्फ जो P5 के लोगों के पास है, एक वीटो करने से वो सारा का सारा जो है गटर में चला जाता है, डिसीजन या कंसेंसस कह लीजिए आप उसको। आप इसी को देख लीजिए, पैलेस्टाइन अथॉरिटी की फुल मेंबरशिप को लेकर इतनी बड़ी सपोर्ट है यूएन में, लेकिन अमेरिका ने रोक रखा है उससे। रेजोल्यूशन पास हुए, जनरल असेंबली अपील कर रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, 170 या 80 मेंबर्स ने प्ली की है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 में से 10 या 11 मेंबर्स ने कहा कि भाई इसको पूरी पैलेस्टाइन अथॉरिटी को दे दी जाए फुल मेंबरशिप, लेकिन अमेरिका रोक के बैठा हुआ है उसे। तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन है। यूएन का रोल में अगर आप कहेंगे तो ये पीस कीपिंग ऑपरेशन है उनके, जो कई जगह सफल हुए हैं और कई जगह सफल हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी अल्टीमेटली यही प्लेयर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत ये फेल होते हैं या उन्हीं की बदौलत ये कामयाब होते हैं। चलिए
संजय जी आपके पास आऊं, जी सर लौटती हूँ। संजय जी आपके पास आऊं एक बार। बेनी जी आपके पास एक संक्षेप में छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि जो समझौता हुआ है उसकी कुछ शर्तों में ये भी है कि इजराइल बंधकों के बदले अपने लड़ाकों की रिहाई चाह रहा है, और इजराइल ने समझौते की शर्तों पर हालांकि इतराज जताया, और इजराइल की बिना शर्त बंधकों की रिहाई की मांग भी है, और इजराइल का हमास के खिलाफ गाजा में जो ऑपरेशन है वो लगातार रहेगा। क्या क्या और शर्तें हैं सर इस बीच? हम लोग को ज्यादा शर्त नहीं है, ओनली खाली हम लोग को जो 101 जो हॉस्टेज है वो वापस करना है, बस उसका कुछ नहीं है। और दूसरी कुछ सच में ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स द पीस एंड वी वांट पीस विद दिस गाइस, बट इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी 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 हार्ड। यू नो Arafat, when he was alive, we gave him so many chances to make 2 countries, 2 cities. I mean, no problem at all. We were agreeing to do. We gave them 90+% of the land, and they have not agreed. And I don't think that UN, जो मेरे पहले Mr. he was talking about, yes, yeah, he was talking about UN. UN is an unfair this thing, because we are a small country. You know, they can take advantage. They can say whatever they want. And if we were not having veto from America, you know, we were finished. You know, this country, you know, of course, it is not fair. Everything is not fair. ICC में जो हो रहा है, it's not fair. I don't think, you know, the world is towards fairness. World is towards, you know, जिसके पास गन है और नेक पर लगाएंगा उसका वही चलता है, ऐसा ही कुछ है वर्ल्ड में। And I don't think we are asking for the war. We never asked for the war. 7th of October, they start the war. They were happily coming to work with us. We were giving them electricity, we were giving them water, we were improving them, we were getting money from Qatar, and we were sending them whole amount of the money. That is not a problem. The problem is they want, how to say, from the river to the sea, Palestine will be free, and that they want. They don't want that Israel will be over here. So, you know, it's very very hard topic to talk about in 10 minutes, 15 minutes. But with all my respect to everybody, I think the countries must be strong. They must be on the correct side. I don't say they must take Israeli side. Also, we can make mistake, and we make mistake. I was a soldier. I was never taught that go and kill unnecessarily a person, or go and do anything for jihad or whatever they talk about. It is not that. This is not that. We want our hostages back, and we want our country back to the normal. बिल्कुल आपने सही कहा सर कि केवल 15-20 मिनट में हम इस मुद्दे पर चर्चा या फिर इसका हल पर नहीं जा सकते, लेकिन जो खबर आई है हम उसी पर चर्चा करें। हम उम्मीद क्या जग रही है इससे, और कितनी अच्छी ये खबर है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय सोई साहब, अब आपके पास आते हुए, अब मान लीजिए कि अगर ये 60 दिन का संघर्ष विराम सफल होता है, हम एक पक्ष ये भी लेकर चलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सवाल उठ रहे हैं, अभी तक हमने उसका जवाब तलाशने की कोशिश की, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये सफल होता है तो मिडिल ईस्ट में क्या हम ये कहें कि शांति होगी? ये मैसेज कितना बड़ा दुनिया के लिए जाएगा? नहीं, बिल्कुल नवजोत जी, बहुत ही अच्छी, जिसे आप कहते हैं उम्मीद वाली बात आपने जताई है यहाँ पर, गुड न्यूज के लिए वाकई में सही है। क्योंकि एक जब शांति की आदत पड़ जाती है, सपोज आप समझिए कि 14 महीने हो गए, बम्बार्डमेंट हो रहा है, गोलेबारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बेवा हो रहे हैं, औरतें मर रहे हैं, इजराइल की भी कैजुअल्टी हो रही है, हमास की, हिजबुल्लाह की, हर जगह पे एक तरह से कोहराम और तबाही मची हुई है। ऐसे में 2 महीने में अगर आदत पड़ जाती है लोगों को शांति की, प्यार से रहने की, स्कूल खुलने की, ऑफिस जाने की, काम धंधा करने की, आराम से बैठ के खाना खाने की, बड़ा फर्क पड़ जाता है। इसमें हो सकता है कि मैं ये सोचूंगा, और जैसा आप भी कह रहे हैं, उम्मीद लगाई जाए कि ये चीज शायद आगे बढ़ जाए। सर, यहाँ लोगों की तो बात ही नहीं है ना, लोग तो शुरू से ही जंग नहीं चाह रहे थे। यहाँ पर तो मुल्कों की बात है। एक मुल्क है जो अपनी जमीन को संभालने में जुटा हुआ है, और एक मुल्क है जो बार बार उस पर कब्जा करने में जुटा है। बेनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बेनी जी, मुल्क इधर मुल्क की प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अच्छा जी, लेबनान मुल्क है और इजराइल मुल्क है, उन लोग की प्रॉब्लम नहीं कुछ। हाँ। ये तीसरे लोग जो प्रॉक्सी है ईरान के, हाँ। वो उंगली कर रहे हैं। हाँ। 17 साल हम लोग शांति में थे, तो किधर गए उन लोग? अपनी स्कूल को उन लोग किधर गए? उन लोग को टीच किया क्या बाबा, नो इजराइल इज आवर एनिमी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। 17 साल हम लोग ने 1701 के लिए खेले थे, कुछ नहीं होया उसके बारे में। यही बात मैं कह रही थी ना सर, आम जनता नहीं चाहती। अचल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? मैं ये कह रहा था कि हम जो रीजनल पीस और सब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हाँ। तो हम अचानक ये भूल जाते हैं कि अभी जो समझौता हुआ है ये हिजबुल्लाह और लेबनान और इजराइल के बीच में हुआ, और हिजबुल्लाह
बाई कोइंसिडेंस या भाई वो कह सकते हैं कि सपोर्ट में हमास की आ गया है। हाँ हाँ। चलिए मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया 2006 से लेकर 2024 तक शांति रही है। हाँ। और आने वाले वक्त में भी रहेगी। हम तो यही चाहेंगे कि शांति बनी रहे। लेकिन जो मेन मुद्दा है इजराइल पैलेस्टाइन, इजराइल ईरान, वो तो वैसे के वैसे बने हुए हैं। और पैलेस्टाइन का मुद्दा तो सालों साल से चले आ रहा है। 2 स्टेट 2 नेशन, ये थ्योरी वो थ्योरी, ये कैपिटल वो कैपिटल। अभी अगर ये अभी रिजॉल्व नहीं होगा, हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन फिर आज नहीं तो 5 साल में फिर रीऑर्गेनाइज हो जाएंगी, फिर से अपने आप को एनफोर्स कर लेंगी। असली मुद्दे वो हैं, जड़ तो वो है ना। सीज फायर तो चलिए तसल्ली है, राहत है, फौरी राहत जिसको हम कहते हैं, राहत। ये राहत मिली है हमें कि और मौतें नहीं होगी, अभी और डिस्प्लेस नहीं होंगे लोग, घर वापस चले जाएंगे जी। ठीक है ना, आपने एक पैरासीटामोल की गोली खा ली, बुखार थोड़ा नीचे उतर गया, बिल्कुल। लेकिन असली बीमारी की जड़ जो है वो नहीं मालूम आपको कहाँ है और कब खत्म होगी वो। बिल्कुल रोबिन जी, केवल फौरी राहत है, बात बिल्कुल सही है, केवल फौरी राहत है, लेकिन असल मुद्दे पर कोई आना नहीं चाह रहा है। जी हाँ बिल्कुल, आई वुड ऑल्सो थिंक सिमिलरली क्वाइट अ लॉट। देखिए ये हिजबुल्लाह वाली जंग तो ये तो एक साइड जंग शुरू हो गई। आपने प्रॉक्सी खत्म की ना, प्रॉक्सी को रोका एक तरीके से। नहीं, मेन तो अभी जो चल रही थी वो तो गाजा को लेके चल रही थी ना। गाजा को लेके चल रही थी। हिजबुल्लाह तो बीच में छुटर पुटर कर रहा था, ठीक है, उसको निपटाना था। तो ये समझना कि मिडिल ईस्ट में पीस आ गया बिकॉज ऑफ हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह छोटा था एलिमेंट। सेकेंडली क्विकली हिजबुल्लाह पर अटैक करने का एक और बहुत बड़ा रीजन था इजराइल का। इजराइल गाजा के दलदल में फंस गया है, वहां पे क्लियर कट उसको विक्ट्री दिख नहीं रही थी और नेतन्याहू को इस वॉर को एस्केलेट करना था। बेंजामिन मे नॉट एग्री विद मी बट फेयर इनफ, दैट्स माय असेसमेंट सर। तो I don't agree with you because this is not a reason. Let me complete. The main reason for let me complete, sir. 1.5 years. Sir, let me complete my point. We all have our fair amount of time. Thank you so much. So my sense is that कि नेतन्याहू को ये एस्केलेट करना था। मल्टीपल रीजंस है डोमेस्टिक नेतन्याहू के। गाजा में फंसे थे, हिजबुल्लाह की तरफ डाइवर्ट करना था और इन एनी केस इनका ऑब्जेक्टिव है जाना एमिंग एट ईरान। तो मिडिल ईस्ट में पीस आ जाना, हिजबुल्लाह तो एक रास्ते का एक छोटा या बड़ा जो भी कहे माइलस्टोन है, बट ओवरऑल मिडिल ईस्ट में पीस गोज बैक एज आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड एग्री टू द इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन, 2 स्टेट 3 स्टेट या जो उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट। ठीक है संजय जी। नहीं बिल्कुल, जो बात है अचल मल्होत्रा जी ने कही थी वो बिल्कुल सही है कि असल मुद्दा ये जब तक वो चीज हल नहीं होगा तब तक ये फिर उठता रहेगा। हर 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उठता रहेगा। और देखिए अभी भी इजराइल को काफी मुश्किल हुई, जबकि गाजा को चारों तरफ से घेर लिया गया था, चाहे समुद्र से, लैंड से, कहीं से कोई मदद नहीं आ रही, लेकिन अभी तक भी पूरी तरह से वहां पे क्लियर नहीं हो पाया। अभी भी जंग चल रही है और हिजबुल्लाह के साथ तो आप देखिए कितना मुश्किल हो रहा था। हालांकि लीडर्स को मार दिया, लेकिन एडवांस करना, आगे बढ़ना, कदम कदम पर इजराइल को भी कैजुअलिटी हो रही थी। लगातार 14 महीने से उनकी सेना भी लड़ाई लड़ रही थी। तो यह 2 बातें मैं क्विकली कहना चाहूंगा, पैलेस्टीन का मसला और ईरान का मसला। हिजबुल्लाह तो एक मोहरा है, हमास भी मोहरा था, ईरान को। लेकिन कुल मिला के सर, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फौरी राहत, कम से कम एक ब्रीदिंग एक स्पेस मिला है वहां पर दक्षिणी लेबनान में, और साथ ही साथ दुनिया के लिए फिलहाल एक गुड न्यूज है, उम्मीद जगाई जा सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।